जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम कानून के अलग अलग पहलुओं पर बात करते रहे हैं और हमारी कोशिश यह होती है कि एक्सपर्ट्स से, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे हम आपको इन सारे मुद्दों पर रूबरू कराएं ताकि आप जान सकें और आप उस हक के लिए आगे बढ़ सकें। वो हक कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करते रहे हैं। एक है विक्टिम वेलफेयर स्कीम। विक्टिम कौन है, उसके कल्याण की क्या बात है, इस पर बात करेंगे। लेकिन भारत का संविधान यह कहता है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। विक्टिम यानी कि मारपीट में जो घायल हो गया, मारपीट करके जो घायल कर दिया, उसके परिवारजन हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या मिल सकता है परिवार जब परेशान है। इस मामले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं झारखंड के एडिशनल आईजी जेल रिटायर्ड दीपक विद्यार्थी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो विक्टिम कंपनसेशन रूल्स है क्या है, पहले यहाँ शुरू करते हैं। और क्या पर्पस था इस पर लाने का? आप तो जेल में बहुत लंबे समय तक बिता चुके हैं, तो जेल में होता क्या है और जेल के बाहर उनके जो परिजन हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है अगर उनको ज़रूरत पड़ती है? इसलिए कि अगर कमाऊ आदमी वहाँ चला गया तो घर में तो बहुत परेशानी हो जाती है, तो क्या व्यवस्था है उसके बारे में? इसमें दो पहलू है जी। पहला पहलू है कि जो अपराध करके कैदी जेल में चला गया तो वहाँ जेल में सश्रम कारावास माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वहाँ पर कर रहा है। उस सश्रम कारावास के निमित्त जो करता है काम, वो श्रम देता है, तो उसको उसके लिए रेम्युनरेशन देते हैं, पारिश्रमिक दी जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2000 में एक आदेश पारित किया कि जो श्रम वहाँ कर रहा है, जो अर्न कर रहा है, जो रेम्युनरेशन वो प्राप्त कर रहा है, उसका 2/3 उस कैदी को मिलेगा और 1/3 उसके विक्टिम जो हैं, उसके पीड़ित जो बाहर रहे हैं, जो उस अपराध करने के कारण वो पीड़ित हो गए हैं, उनको दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करिए। इसका स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि जैसे हम लोग एक कुशल श्रेणी का जो श्रम करता है उसको 144 रुपये प्रतिदिन देते हैं जी। वो रोज़ काम करता है जेल में और उसको रोज़ प्रतिदिन के हिसाब से जुट के उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। जी। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में झारखंड पीड़ित कल्याण अधिकोष झारखंड सरकार ने 2014 में अधिसूचित किया। जी, ठीक है। उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी राशि 144 रुपये मान लिया जाए, कुशल अगर है 144 रुपये उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है प्रतिदिन। हाँ। तो उसका 2/3 बंदी के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और 1/3 अधिकोष जो बनाया गया है उसमें चला जाएगा। ठीक है। उस 1/3 को पीड़ित को देना है। अब पीड़ित उससे जो पीड़ित हुआ, उस अपराध से जो पीड़ित हुआ, उसके लिए वो हकदार है। हाँ। इसका उद्देश्य ये था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो विस्तृत आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि जो पीड़ित है और जो बंदी है उसका रिलेशनशिप एक 36 का आंकड़े का रहता है। वो सोचता है कि हमारे परिवार को मार के गया है, और वो जो बंदी जो जेल में है वो एक तरह से प्रायश्चित करता है जेल में। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और झारखंड सरकार की जो अधिसूचना है उसमें है कि उस प्रायश्चित के क्रम में 1/3 राशि जो उसने अर्न किया है वो उस पीड़ित को जाएगा, और वो पीड़ित का चिन्हितीकरण के लिए एक समिति गठन किया गया जो जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में है। इसको थोड़ा सा हम ये करना चाहते हैं समझाने के लिए अपने दर्शकों को, अपने समझने के लिए भी। एक फिल्म आई थी दुश्मन, आपने देखी होगी, राजेश खन्ना की फिल्म थी, जिसमें कि ट्रक से वो घर का मुखिया मर जाता है और उसके बाद में अदालत उसको आदेश देती है कि आप वहाँ जा करके उन लोगों के परिवार की सेवा करिए। तो ये थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इसलिए हो जाता है कि उसको जा करके परिवार में इतने दिन उन लोगों के परिवार को संभालना, इसलिए मुखिया मर गया, कार्यकर्ता मर गया है। यहाँ ये है कि आपके अपराध की वजह से, आपके चलते उसको यह नुकसान हुआ, इसलिए उसके एवज में आपको भरपाई करना। वो भरपाई करता है, और जब तक वो जेल में रहेगा जितना भी श्रम करेगा, जो भी अर्न करेगा, वो पीड़ित को मिलेगा। तो कभी कभी पीड़ित में, जैसे मर्डर केस में गया है तो पीड़ित तो मर चुका है, लेकिन उसके परिवार वाले, उसके जो बचे हुए हैं, उनको आर्थिक समस्या निश्चित रूप से आती है। एक आर्थिक समस्या के समाधान के लिए एक ये कदम उठाया गया। प्लस बंदी जो जेल में है उसको भी एक प्रायश्चित, एक भावना रहती है कि हम जिस भी गलती से करके, घटना करके हम आ गए हैं जेल में, हम किसी न किसी रूप में उस परिवार की सेवा कर रहे हैं।
एक एग्जांपल देते हैं, जब ये 2014 में स्टार्ट हुआ तो 15 में एक महिला थी लखपतिया कुंवर, जी। ये डाल्टनगंज जेल से संबंधित कैदी लोग थे। उसको फर्स्ट टाइम में 1,50,574 रुपया फर्स्ट टाइम मिला उसको। अब हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हर 3 महीना में ये कैलकुलेशन होता है। जो प्रिजनर जेल में है वो काम किया, हर 3 महीना में उसका हम लोग अकाउंट में डाल देते हैं, और उस 3 महीना का 1/3 जो राशि है, जो भी विक्टिम आइडेंटिफाई हो गया, चिन्हित हो गया, उसके अकाउंट में या उसको चेक के द्वारा वहाँ दिया जाता है। आज के सुबह के पेपर में मैंने देखा कि रांची जेल में 11,700,000 कुछ रुपये, आईजी प्रिजन्स खुद गए थे जेल में और पीड़ितों को वहाँ बुलाया गया था और उनको वो राशि चेक के माध्यम से दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी है। प्रोसेस क्या है इसका? मैंने जो विक्टिम है उसकी वजह से जो पीड़ित हुआ परिवार के उसके पास कैसे वो अपना प्ली करेगा आपके यहाँ कि हम विक्टिम हैं? वो तो कोर्ट में है, फला दफा के विरुद्ध में फला वर्सेस फला हुआ, एक ने अपराध किया, दूसरे को अपराध से नुकसान हुआ, तो वो कैसे आपके यहाँ आएगा और कैसे आप प्रोसेस करेंगे, या ऑटोमेटिक प्रोसेस में चला जाता है? नहीं, ऑटोमेटिक जाता है इस तरह से कि हमारे यहाँ पूरा जो जेल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम, वो ऑनलाइन हो गया है। सभी बंदियों का डाटा रहता है उसमें। कोशिश करते हैं कि परिवार वालों का भी नाम उसमें रहे, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट का एक प्रमुख दायित्व रहता है कि जैसे कोई सज़ा काट रहा है जेल में, उसको पीड़ित के चिन्हित करने के लिए उसका डिटेल्स बना के प्रोबेशन ऑफिसर और सीनियर एसपी को या एसपी को, जिला को दे दिया जाता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उसका पीड़ित कहाँ है, कौन है, कैसे है। साइमल्टेनियसली डिस्ट्रिक्ट डालसा से के माध्यम से, क्योंकि उनको इसलिए रखा गया है कि उनको एक्सेस रहती है जजमेंट की कॉपी की, कि इस फलना केस में ये जजमेंट हुआ, उस जजमेंट में ये बंदी बना, इनके ये पीड़ित थे। उससे वो वेरीफाई कर लेते हैं कि सही पीड़ित का चिन्हितीकरण हुआ है कि नहीं। वो चिन्हितीकरण हो जाने के पश्चात एक डीसी के लेवल पे एक कमेटी है, उसमें पूरी लिस्ट सबमिट कर दी जाती है और वहाँ से अप्रूव होके फिर आईजी प्रिजन्स के पास चला जाता है कि ये पीड़ित है और इनका बंदी का इतना रुपया एज ए बंदी कल्याण कोष से इसको दिया जाना है। वो चिन्हित होने के बाद फिर उसका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, सभी चीज़ लेके उस पीड़ित को पेमेंट किया जाता है। उस पेमेंट करने के क्रम में एक कंसेंट लिया जाता है। कुछ ऐसा केसेस आया कि पीड़ित जो था वो पैसा लेने से इनकार किया। उनके मन में एक भावना आई कि हमको परिवार घर वाले को मार दिया है, उसका पैसा हम लें। तो बहुत से ऐसे केसेस में, स्पेशली जो बलात्कार के केसेस हैं, उसमें लेने से स्पष्ट इनकार किया। तो एक कंसेंट लेके एक एप्लीकेशन लिया जाता है, उसमें डिटेल्स भर दिया जाता है कि आपका अकाउंट नंबर कितना है, मैं लेना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, और उसका आधार कार्ड लेके उसको चिन्हित करके वो ये हर 3 महीना में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहता है वो पैसा। जब तक बंदी जेल में है, जब तक वो श्रम कर रहा है, तो जो भी अर्न कर रहा है 1/3 राशि जो भी चिन्हित पीड़ित है उसके अकाउंट में जाता रहता है। एक बहुत बड़ी सहूलियत होती है पीड़ित परिवार को कि कुछ आर्थिक राशि उनको मिलता है। इसमें थोड़ा सा हम और स्पष्ट करने के लिए, जैसे आपने लखपतिया कुंवर का एक उदाहरण दिया, जी, उसको मान लिया जाए किसी मिस्टर ए ने उसके साथ अपराध किया, उस अपराध से उसके परिवार में कोई मारा गया और या जो भी हुआ, तो उसको देना है। तो ये एक्सेस की जो बात कर रहे हैं कि एक्सेस कैसे होगा, तो एक तो वो अप्लाई करेगी या कोर्ट में जो केस चल रहा है वर्सेस फलाना, उस केस के हिसाब से बाइफर्केट करके रखा हुआ है कि भाई ये पीड़ित है और ये पीड़ित करने वाला है। वो जेल चला गया, उसको सजा मिल गई, तो सजा जो मिल गई, तो फिर ये जो पीड़ित है लखपतिया कुंवर को अप्लाई करना पड़ा, या डालसा ने या जेल अथॉरिटी ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको डिटेक्ट किया, जो मुकदमे थे उसके माध्यम से कि उसको मिलेगा, और उसको खोज करके उसको दिया गया और उसने ले लिया। क्या है इसमें प्रोसेस में? जो सबसे स्पष्ट रूप से प्रोसेस है कि जेल में जो कैदी है वो जेल सुप्रीम के पास रिकॉर्ड है उसका, तो एक लिस्ट बनाते हैं 100 बंदियों का, जितने भी हैं जिलावार, वो फिर उस जिला के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी को वो भेज देते हैं। अच्छा। उसका डिटेल एड्रेस, सारा चीज़ उसमें रहता है, बंदी का नाम, संभावित पीड़ित का नाम, उसी कैदी से पूछ लिया जाता है कि तुम जो मारे हो तो परिवार कहाँ है, और उसको जिला के प्रोबेशन ऑफिसर और जिला के एसपी दोनों को भेजा जाता है।
तो जिला के एसपी अपने थाने के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से और प्रोबेशन अफसर स्वयं जाके उसके जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलके डिटेल्स इकट्ठा करते हैं। वो दोनों डिटेल्स को फिर डीएलएसए को भेज दिया जाता है, जिला विधिक प्राधिकार को। उनके पास एक्सेस होता है जजमेंट की कॉपी का, वो उससे मिलान करके समीक्षा करते हैं और समीक्षोपरांत उसको फाइनलाइज करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जैसे लखपतिया देवी जो है विक्टिम है, इसमें जो अमाउंट जो दादा मैंने बताया 1,50,000, वो इसलिए मिला कि इसमें 5 या 6 अपराधी थे, 5-6 लोगों ने इनके पति को मारा था। तो पांचों का श्रम का 1/3 भाग अमाउंट ज़्यादा हो गया और पांचों लखपतिया देवी को मिला। तो वो फाइनली जब डीसी के यहाँ से आ जाता है लिस्ट अप्रूव होके कि ये चिन्हित हुए हैं, यही इसके विक्टिम हैं, तब उनसे एप्लीकेशन उस स्टेज में लेते हैं प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा कि मैं इसे लेना चाहता हूँ, मैं लेने चाहती हूँ, मेरा डिटेल्स ये है। और उसके बाद एक ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट होता है, हर 3 महीना में उनके अकाउंट में वो पैसा जाते रहता है। इस प्रोसेस में कितना समय लगता होगा अंदाज़न? शुरुआत में समय ज़्यादा लगता था, लेकिन अभी हमको लगता है कि 2 महीने के अंदर में ये सारा प्रोसेस। जिस दिन पनिशमेंट हुआ, उस पनिशमेंट के बाद जैसे ही वो श्रम करने लगा, उस श्रम करने के 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 3 महीने के अंदर पेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 1397 विक्टिम को पेमेंट किया है झारखंड में जी। और अमाउंट है 2,68,02,517 रुपया। अच्छा। इतना रुपया डिसबर्स किया गया है विक्टिम को और संख्या है 1,397। ये निरंतर बढ़ते जाता है, ये जो 1,397 संख्या है, झारखंड में सबसे अधिक ये संख्या कहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा मिला? एक सबसे अधिक संख्या मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कि पलामू क्षेत्र में है और दूसरा चतरा एरिया में ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा अमाउंट भी वहीं मिला है। वो नक्सल वाला मामला सबसे ज़्यादा है, उग्रवादी वाला मामला ज़्यादा है या अपराध वाला ज़्यादा है? ज़्यादा मर्डर केसेस में, लैंड रिलेटेड केसेस जो होता है, जहाँ पर एक साथ 5-5, 6-6 अपराधी जेल में आ जाते हैं, वैसे केसेस हैं। कल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है रांची जेल में 11 लाख करीब रुपया, वो गुमला और लोहरदगा इस एरिया के लोगों का है। तो ये निरंतर ये काम चल रहा है और इससे जो प्रिजनर है उसको भी एक सेटिस्फैक्शन है कि हम कुछ कर रहे हैं और आर्थिक लाभ तो जो पीड़ित है उनको हो रहा है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस कभी होता है क्या इसका? जो ये सजायाफ्ता कैदी है जो श्रम कर रहा है, जो पैसा दे रहा है और जिसको पैसा मिल रहा है, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? इन दोनों के रिलेशनशिप में फ़र्क ये पड़ता है कि लगभग हम लोगों ने आजीवन कारावास के 7,000 बंदियों को रिलीज़ किया है झारखंड बनने के बाद, 2007 के बाद, और कोई भी ऐसा केस नहीं आया, ऐसा इंसिडेंट या ऐसा एग्जाम्पल कि वो कैदी वहाँ जाके फिर से उस परिवार से झगड़ा हुआ या फिर वो जेल में आया। तो एक रिलेशनशिप, चूँकि वो 14 साल अगर आजीवन कारावास का बंदी है, 14, 16, 15 साल वो जेल में रहता है, तो उस पीरियड में उसमें एक आत्मचिंतन की भावना रहती है। एक एग्जाम्पल है, जब मैं होटवार जेल में सुपरिटेंडेंट था, तो यहाँ पर एक गगराई नाम का एक प्रिजनर था, एक छोटे बच्चे के मर्डर केस में वो जेल में आया, उससे बातें होती थी, और जब वो छूट गया और जब पैसा जाने लगा उसका 1/3 कट के, तो उस दिन आके इतना रोया था मैंने इट इज़ अ फैक्ट कि अब चैम्बर में आके कि आज मुझे लग रहा है कि मैं उस परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। उस समय बहुत कम उम्र में मैंने ये घटना कर दिया था, अपने किसी परिवार के ही बच्चे को मार दिया था। तो निश्चित रूप से एक उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस ज़रूर आता है। और एक एग्जांपल यही है कि इतने लोग जो छूट के जा रहे हैं, कोई अभी लौट के या कोई घटना नहीं हम लोगों के पास प्रतिवेदित हुआ है, क्योंकि जब छूटते हैं तो हम लोग लोकल एसपी और प्रोबेशन ऑफिसर सभी को वो सूचना दे देते हैं कि ये छूट के जा रहा है, इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। तो ऐसा कहीं पे नहीं आया। तो रिलेशनशिप धीरे धीरे उन लोग एक्सेप्टेंस वैल्यू पहले नहीं था, अब वो पीड़ित कल्याण कोष से वो राशि को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। इसका मतलब कि ये हो रहा है कि वो उनको एक साइकोलॉजिकल जो दूरियां बनी थी वो कमी हो रही है। सज़ा होने के बाद जो अपराधी हैं, सज़ा हो जाने के बाद वो कितना फील करते हैं इन चीज़ों को कि हमसे गलती हुई? इसलिए कि कोर्ट में तो मैक्सिमम मामले में वो डिफेंड ही करते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हम पर इल्ज़ाम है और ये है वो।
वो कितना फील करते हैं, तब इसका कोई मायने मतलब ज़्यादा बनता है कि वो फील करते हैं कि हमसे गलती हुई। पहला चीज़ तो यही है, जैसे कि आपने कहा कि वो गहराई वाले मामले में कि वो ये किया, तो आप सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं, जेल में लंबा समय आपने बिताया है, तो फील कितना करते हैं? इसमें मैं ये कहूँगा कि जो लंबे अवधि की सज़ा जिनको होती है, जैसे आजीवन कारावास, चूँकि उनको लंबे समय तक जेल में रहना है, और वो जब कांड करके आते हैं, और छोटे झारखंड जो है एक अपना आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ पे के लोग सिंपल हैं और वो अपनी बातों को बता देते हैं, जेल में आते ही बता देते हैं कि हमने ये कर नहीं, दिया। 2 तरह का केस है यहाँ तो। आदिवासी वाला जो मामला बताया, वो तो जाके कहते हैं कि भाई हमसे ये गलती हुई, थाने में जाकर के अपना वो सरेंडर करते हैं, कोर्ट में भी स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद भी अफसोस रहता है उनको। लेकिन दूसरे बहुत सारे मामले हैं, गैर आदिवासियों के बहुत सारे आदिवासी के मामले हैं, और उग्रवादियों के मामले हैं, और अन्य जो कठोर अपराधी जो है उनके ही मामले हैं। तो वैसे मामलों में एक तो जेल में काफ़ी श्रम कराते हैं, काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। एक हमारे झारखंड के जेल में एक MOU है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, वो रेगुलर कोर्सेज करते हैं योगा का, ध्यान लगाने का। उसमें एक सुदर्शन क्रिया होती है। सुदर्शन क्रिया के पश्चात जब 100 बंदी एक साथ कर रहे हैं, मैं भी उस पे साथ में बैठता था उनके साथ, तो उसके बाद जो आंसू निकलती है उनकी, और कन्फेशन वो स्टार्ट करते हैं कि हम सोचे थे कि हम निकल के ये घटना करेंगे, बदला लेंगे, ये करेंगे, आज मेरा सब खत्म हो गया, हमने गलती किया है, हम अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन परसेंटेज कम है उसके। जहाँ तक सवाल है कि उनको आत्मबोध की भावना आती है, तो लंबे ड्यूरेशन वाले लोगों को आ जाती है, जिसको सज़ा कम होती है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वैसे लोग हमेशा कंटेस्ट करते हैं कि वो गलत सज़ा हो गई, हायर कोर्ट में जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। लेकिन बाई एंड लार्ज जो एक्टिविटीज़ जेलों में चल रही है, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पर जो सुधार गृह का कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे परिलक्षित हो रहा है। अधिकतम और न्यूनतम राशि तय है क्या, कि अधिकतम इतना ही मिलेगा एक बार में, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस मिलेगा, या स्टार्ट कम से कम इतना से होगा, या मैक्सिमम इतना दिया जाएगा पहली बार में, फिर धीरे धीरे दिया जाएगा? जैसे डिटेक्ट करने में समय लग रहा है। नहीं, डिटेक्ट करने में अब नहीं समय लगा, शुरू में लगा था। अधिकतम राशि इसमें यह है कि जो हमारा कुशल श्रम है, जो उसमें हम लोग 144 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं, अर्ध कुशल में 113 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं, और अकुशल में 91 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं। तो ये एक संडे को छोड़ के बाकी हर दिन काम करते हैं, वो ऐड होते रहता है। 3 महीने के पश्चात उनके अकाउंट में जाता है, और 1/3 जो कोष बना है उस पर चला जाता है। जितने समय लगता है चिन्हितीकरण में, नहीं, मान लिया जाए कि लगभग 4,500 रुपये के आसपास एक को मिलता है, 4,000 समथिंग, जो कुशल है उसको 4,000 समथिंग मिलता है। 4,000 समथिंग में से जो 3 महीने पर 12,000 समथिंग हुआ, उसमें से अगर काट करके वो करते हैं तो 2,500 के आसपास पड़ेगा उसको, जो आप देने जा रहे हैं। 2,500 रुपये महीना के हिसाब से पड़ेगा। वो भी अगर विक्टिम ज़्यादा हो जाएगा तो और कम हो जाएगा। हाँ। तो ये तय नहीं कि अधिकतम क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि वो जिस दिन से सजा याफ्ता कैदी श्रम कर रहा है, उसके बाद जो अर्न कर रहा है, उस अर्न होने की एक खास परसेंटेज राशि उनको जाएगी। हाँ, 1/3 वो इसके अलावा नहीं, उसमें कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है। जो राशि उसके निर्धारित है वही राशि उसको मिलेगी। इसके अलावा उस विक्टिम को और कहीं से कोई सुविधा मिलती है क्या? इसके अलावा एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2012 में भारत सरकार ने लागू किया है पूरे राष्ट्र में। तो वो एक अलग स्कीम है जो कि इससे कोई रिलेशन नहीं, इससे कोई मतलब वो घटना के बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और DLSA के माध्यम से मर्डर के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट है, रेप के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट है, डकैती के लिए फिक्स्ड अमाउंट है, वो अमाउंट उनको मिलता है आफ्टर वेरिफिकेशन। वो एक उसके अतिरिक्त ये राशि मिलती है जो कि श्रम बंदी करता वो तो है। एक मुश्त राशि होगी ना, वो जो मिलती होगी एक मुश्त राशि, 1 या 2 किस्त में मिलती होगी। ये कंटिन्यूटी मिलती है जब तक वो सजा काट रहा है, जब तक श्रम कर रहा है। एक मुश्त मिलती है, वो एक मुश्त मिलती है। ये पर्टिकुलर केस में एक मुश्त मिलती है। जो लोग इनकार करते हैं कि हम नहीं लेंगे, उस राशि का क्या होता है? उस राशि में पहले तो उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप इस राशि को लीजिए, ये एक तरह से प्रायश्चित करके वो अपराधी किसी भी रूप में काम आए तो ले दे। लेकिन अगर नहीं लेते हैं किसी भी प्रकार से, तो उनसे एक लिखित ले लिया जाता है कि मैं इस राशि को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और उस रूल्स में एक प्रोविज़न है अधिसूचना में कि वो बंदी कल्याण कोष एक अलग होता है,
उसमें बंदियों के उत्थान के लिए, उनके एक्टिविटीज़ के लिए उसको लगाया जाएगा। उसके लिए एक कमेटी गठित है जेल सुप्रीम की अध्यक्षता में, वो डिसाइड करते हैं और ऐसा उन लोगों को उसमें खर्च किया जाता है। तो ऐसे केसेस कम है। जमशेदपुर में ऐसा केस आया था, कराची में भी आया था, जिन्होंने लेने से इनकार किया, तो बंदी कल्याण कोष में वो पैसा चला जाता है। मर्डर के मामले में, डकैती के मामले में, खासकर के रेप के मामले में ये कुछ आंकड़े हैं क्या कि इसमें विक्टिम्स ने इनकार किया लेने से या विक्टिम ने कुछ लिया, ये कुछ आंकड़े हैं क्या? वो आंकड़े तो जरूर होंगे, लेकिन वो एनालाइज उस तरह से नहीं किया हुआ है। लेकिन एक केस मुझे मालूम है जमशेदपुर का, जिसने उन्होंने लड़की, उस विक्टिम ने जो पीड़ित थी रेप केस में, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था अपना बैंक अकाउंट नंबर देने से, लेने से। लेकिन बाद में आफ्टर परसुएशन उसके भाई लोगों ने भी परसुएट किया, तो फिर वो मान गई थी। एक रांची के केस के बारे में कल पता लगा था, लेकिन डिटेल्स नहीं है मेरे पास। नहीं, होता ये है ना कि जैसे कि समाज में एक लोग मामले को सलटाने के लिए कहते हैं कि जिसने बलात्कार किया उसे शादी करा दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा अलग है कि जिसने बलात्कार किया, जिसने मर्डर किया, उसको यह प्रायश्चित कराने के लिए एक बोध कि भाई तुम्हारा जो ये कमाई होगी उस कमाई की ये राशि जाएगी। जिसके साथ घटना हुई है उसके लिए तो बहुत पीड़ा की बात है कि हमारे परिवार में किसी को मार दिया, हमारा घर लूट कर ले गया, हमारा उसका पैर तोड़ दिया, उसका ये कर दिया, वो कर दिया, वो राशि रिसीव करे। तो वो जो परसुएशन है, उस परसुएशन में क्या प्रोसेस? इस परसुएशन में सबसे ज़्यादा रोल होता है प्रोबेशन ऑफिसर का। जी, प्रोबेशन ऑफिसर को जैसे ही लिस्ट जाती है कि आप इसके बारे में पता लगाइए पीड़ित के संबंध में, तो वो उनके घर पे जाते हैं, आस पड़ोस में जाते हैं, मुखिया से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, और उसके बाद एक उनके माध्यम से उनको परसुएट किया जाता है कि ये सरकार की योजना है और सरकार की योजना में ये आपको लाभांश मिलेगा। तो उसमें जब एक दो विजिट के बाद वो लोग तैयार हो जाते हैं, तब अपना कंसेंट भी दे देते हैं, अपने डिटेल्स भी दे देते हैं। इसीलिए संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है और झारखंड के जेलों में लगभग 5000 सजायाफ्ता बंदी हैं। तो अभी बताया हमने कि 1397 लोगों को मिला है। कल रांची जेल में कुछ लोगों को मिला है, 1400 हो गया होगा। अभी भी जो कुछ लोग हैं जो कि जिनको दिया जाना बाकी है, चिन्हित होना बाकी है, तो ये निरंतर ये संख्या बढ़ रही है। और परसुएशन की जहाँ तक बात है, तो प्रोबेशन ऑफिसर या जिस थाना से जुड़ा हुआ चीज़ है, वहाँ के चौकीदार जो लोकल होते हैं, उन लोग उस चीज़ को उनको परसुएट करते हैं और धीरे धीरे सभी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं इस राशि को। जेलों में आमतौर पर किस तरह के काम श्रम लिए जाते हैं और जेलों में अकुशल को कुशल बनाने की भी प्रक्रिया चलाई जाती है क्या? हाँ, जैसे सबसे पहले अकुशल, फिर अर्धकुशल और फिर कुशल। तो जेलों में जो सेंट्रल जेल्स में ही सजावार बंदी को रखने का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ 5 सेंट्रल जेल पुराने हैं, 2 नए अधिसूचित हुए हैं, तो 7 सेंट्रल जेल हैं। तो सजावार बंदियों को वहाँ पर ही संसीमित किया जाता है, क्योंकि वहाँ स्पेस भी रहता है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ रहती है और वहाँ पर उनको काम के लिए भी सुविधा है। तो जैसे रांची जेल का एग्जांपल ले लें, यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है। यहाँ करीब 700 कैदी उसमें काम करते हैं। ब्लैंकेट इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, साबुन है, फिनाइल है, उसका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है जो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को प्रिंटिंग यहाँ से हो रही है। तो उसमें करीब 700 प्रिजनर्स उसमें लगे हुए हैं। उसके अतिरिक्त खेती के कृषि योग्य भूमि है, उसमें लोग काम करते हैं। उसके बाद किचन में काम करते हैं, गोडाउन में काम करते हैं, पहरा के रूप में काम करते हैं। और क्योंकि स्टाफ के साथ साथ कन्विक्ट ओवरसीयर और कन्विक्ट वॉचमैन का भी कॉन्सेप्ट जेल मैनुअल में है। उन लोग एक तरह से सरकारी कर्मचारी की तरह काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा रिमिशन मिलता है उसके लिए, दे आर पेड फॉर दैट। तो ऐसे केसेस में उनको श्रम दिया जाता है। और इसी तरह का अन्य सेंट्रल जेल्स में भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर का जगह है, गोडाउन है, वहाँ काम कर रहे हैं लोग। एक अंतिम सवाल वो ये कि बहुत सारे बंदी ऐसे होंगे जैसे आप था जो कि इनकार करते हैं हमने वो केस किया ही नहीं, साक्ष्य पुलिस ने जुटाया, उसके आधार पर अदालत ने हमको फैसला दे दिया, तो हम क्यों दें? ऐसी कोई स्थिति आई क्या? मैंने हम क्यों अपना राशि दें? हम क्यों दें? हम अच्छा। तो सजा काट रहे हैं, यही ज़्यादा कर रहे हैं कि हम सजा काट रहे हैं, तो हम क्यों दें? हमने अपराध किया ही नहीं किया। ऐसे तो कोई मैंने एग्जाम्पल नहीं आया, हमारे 3 साल की अवधि में रांची में भी नहीं आया और ऐसे किसी सुप्रिटेंडेंट ने भी नहीं बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों दें।
माने नहीं देने वाले की कोई संख्या नहीं है, नहीं कोई ऐसा, वो उससे कट ही जाता है। हाँ, वो एक तो कट जाना और दूसरे उससे लेना, दोनों दोनों अलग अलग चीज़, ऑटोमेटिक कटता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन इस तरह का कोई किसी ने अभी तक रेज नहीं किया है कि हम क्यों दें। चलिए, हमारा समय खत्म हुआ। विक्टिम कंपनसेशन के बारे में हमने आपको जानकारी दी, दीपक विद्यार्थी जी ने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में भी कोई इस तरह का विक्टिम है और जो उस अपराध किया था उसको सज़ा हो गई है, फिर भी उसको नहीं मिल रही है राशि, वैसी स्थिति में आप अपने ज़िले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार से या अपने थाने से बात कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं और वो प्रोसेस शुरू होगा और जो पीड़िता है या पीड़ित है उसको यह राशि मिलने लगेगी। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार।